तो हमारे साथ खुद पर्यटन मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे बीच मौजूद हैं जयवीर सिंह जी। वो भी अभी मंच पर आएंगे और उनके सामने भी बहुत सारे सवाल होंगे क्या, क्योंकि सबसे पहले अगर हम पर्यटन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो अयोध्या, रामनगरी अयोध्या सबसे पहले जहन में आती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इससे भी ज्यादा श्रद्धालुओं के देश विदेश से पहुंचने की उम्मीदें भी हैं। जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चुनौतियां डबल हो जाती हैं। ये बात पर्यटन मंत्री हमारे बहुत बखूबी समझते होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और ना सिर्फ रामनगरी अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश की जो बाकी धार्मिक नगरी है और इसके अलावा भी आधुनिकता और परंपरा, इसका संगम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने संबोधन में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमें हमारे जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, अगर वो धार्मिक नगरी है तो उसमें आधुनिकता, सुविधाओं को भी जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, ताकि हमारे हर तरह के जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो जयवीर सिंह जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर आए। पर्यटन मंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, मंच पर आए। श्वेता भट्टाचार्य उनसे सवाल पूछेंगी और हम चाहेंगे कि उनका स्वागत भी किया जाए, गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत। श्वेता, पहले आप करें, पहले फूल, गुलदस्ते और उसके बाद सवालों की बौछार, जिसके लिए श्वेता भट्टाचार्य पूरी तरह से तैयार हैं और उम्मीद है कि जयवीर सिंह जी भी पूरी तरह तैयार होंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के। ठीक है श्वेता, ओवर टू यू। थैंक यू श्वेता। उत्तर प्रदेश में आप बैठे हो, नव भारत नव निर्माण मंच हो और पर्यटन की बात चल रही हो, सामने पर्यटन मंत्री हो, तो सबसे पहले तो जयवीर जी आपके लिए भजन की एक लाइन याद आ रही है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। क्या बात उदास मन जो था, क्या बात है, उदास मन जो था करोड़ों भारतवासियों का, और वो यही सोचता था कि राम मंदिर निर्माण कब होगा। राम मंदिर निर्माण भी हो गया। तो पहला विश्व भर के उन सनातन परंपरा के, संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए बधाई का समय है, सौभाग्य का समय है कि 500 वर्षों से ज्यादा अंतराल के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवन काल में राम जी अपने घर में विराजमान हुए हैं। बहुत बहुत बधाइयां। इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम के साथ शुरुआत करती हूँ। सवाल मेरा राम मंदिर से ही जुड़ा हुआ है सर। राम मंदिर निर्माण के बाद अगर हम कहें चुनौतियां बढ़ी हैं या आसान हुई हों, क्योंकि मंदिर निर्माण हो गया है और हमने देखा था भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, चढ़ावा भी उतना ही चढ़ रहा है और कोने कोने से जब विदेशों से लोग पहुंचेंगे तो उसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए, आपने, मुझे लगता है कि वो भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे 22 जनवरी का, देखा होगा। सुव्यवस्थित, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, जबरदस्त तरीके से, संयमित तरीके से राम जी की कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हुआ और लाखों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उसके तत्काल बाद हालांकि माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं व्यवस्थाओं में अचेव करना पड़ा, लेकिन इतनी जबरदस्त व्यवस्थाएं कि इस समय देश और दुनिया के आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए 25,000 लोगों के रुकने के लिए, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था एक टेंट सिटी के रूप में हम लोगों ने कराई। वहां जितने भी ऐसी जगह हैं जहां श्रद्धालु प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं, वहां कल्चरल कार्यक्रम लगातार हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,000 सांस्कृतिक कर्मियों को कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से न सिर्फ हम लोगों का मनोरंजन, स्वागत, अभिनंदन कराने का काम कर रहे हैं, उस रामोत्सव को राममय बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि इतने ही कलाकारों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर भी सृजित करने का काम सीधे सीधे कर रहे हैं। वहां अभी तक किसी भी श्रद्धालु को, मैं समझता हूं, चाहे हनुमानगढ़ी को जाने वाले हों, राम मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालु हों, जो भी हमारी आस्था ट्रेन से आ रही हैं, उसके उतरने के बाद उनको स्टेशन से विधिवत हमारी ट्रेन सिटी तक पहुंचाने का काम हो, ठहराने का काम हो, स्वागत सम्मान का काम हो, दर्शनार्थ पूरी व्यवस्था, दर्शन कराने के बाद पुनः वापसी में उनको प्रसाद की किट के साथ वापस ट्रेन तक
सुव्यवस्थित तरीके के पहुंचाने का काम हो, पूरी तरह व्यवस्थित चल रहा। अभी तक मुझे लगता है कहीं भी कोई असुविधा किसी भी जाने आने वाले श्रद्धालु को महसूस नहीं हुई होगी। और ये उपक्रम लगातार अभी तक हम लोग 24 मार्च तक के लिए व्यवस्थित किए हुए हैं प्रदेश सरकार की ओर से। और हम समझते हैं वह राम जी की असीम अनुकंपा बरस रही है और राम जी की कृपा से सब बेड़ा पार देश का दुनिया का होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सर जब बात हम करते हैं पर्यटन के क्षेत्र की और खासकर यूपी में, हमने यूपी बजट में देखा खजाना आप लोगों का भर गया, लेकिन उस खजाने को जब खर्च करेंगे तो धार्मिक नगरी या कहे हम आध्यात्म के तौर पर, या जब हम धार्मिक नगरी का विकास कर रहे होते हैं तो एक सवाल उठता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वक्त भी ये उठा था कि उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ ना किया जाए। विकास और उसका सम्मान बचाए रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या आप इसे एक चुनौती के तौर पर देखते हैं, ये विरोधाभास है या पूरक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी हमारी धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हो, धार्मिक धरोहर हो, आध्यात्मिक धरोहर हो, उसको पूरी तरह मूल स्वरूप में रखते हुए उसका विधिवत संरक्षण करने का काम हमारी चाहे भारत की सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर करती है। उनको कंजर्वेशन का काम करना हो, आसपास डेवलपमेंट के काम करने हो, या पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम करने हो, ये हम लोग कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है जो हम लोगों को आपके संज्ञान में लाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दो परिदृश्य आपके सामने हैं। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, खराब कानून व्यवस्था का प्रदेश के कारण लोग पर्यटन की दृष्टि, पर्यटन के लिए लोग तब आते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक हो, कानून का राज ठीक हो, आने जाने की सुविधाएं ठीक हो, उसका जीवन और उसकी अपनी मान सम्मान सुरक्षित रहे, तभी आता है उस स्टेट में। लेकिन 17 से पहले का वातावरण उत्तर प्रदेश के लिए कतई नहीं था कि पर्यटक यहाँ आने का छोड़ दीजिए, यहाँ किसी भी विशेष काम से आ जाए, अंत पर्यटन की दृष्टि से आना ही नहीं चाहता था। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री को कि 17 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदलने का काम, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और सुनियोजित कार्रवाई कराने का काम, और जिस तरीके से हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश तक एक धमक आदरणीय मुख्यमंत्री की बनी और अपराधियों का सर्वनाश करने के लिए लोगों ने उनका नाम रख दिया बाबा बुलडोजर वाले। और दूसरी बुलडोजर वाले बाबा का ही कमाल है कि हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा और सोच बदली है कि यहाँ कानून का राज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाक चौबंद व्यवस्था है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। अब तो हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी में 2 पार्ट कर दिए हैं। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिए हैं और डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी दिए हैं, और साथ ही साथ हम लोग हेलीपोर्ट बना करके हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी देने का काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक तरफ कनेक्टिविटी बेहतरीन दे करके लोगों को आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग दुनिया अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर पहुंचने में सफल हुआ है। उसके पीछे मथुरा, काशी भी है, अब तो अयोध्या का भी नाम जुड़ गया। लेकिन क्योंकि आपने सुरक्षा की बात की तो यहाँ मैं सुरक्षा से जोड़ूंगी, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा असर होता है। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है सर, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में बात करें तो आंकड़े, क्योंकि हम बात कर रहे थे अपने इसी मंच पर, आंकड़े डराने वाले अभी भी हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? हालांकि योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि दूसरे चौराहे पर मिलेंगे जो मां बहनों को छेड़ेंगे तो उनका काम तमाम होगा, लेकिन आंकड़े तो ये नहीं कह रहे हैं सर। देखिए, निश्चित रूप से अपराधियों पर, अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण है। प्रदेश में कहीं भी कोई सामूहिक कोई घटना, चाहे दंगे की हो, सामूहिक दुष्कर्म की हो, सामूहिक किसी संगठित अपराध की हो, कोई नहीं हो रही है। और आज सौभाग्य हमारा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं तो इसी लॉ एंड ऑर्डर का ही एक परिणाम या फल कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज्यों से ज्यादा 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टर के यहाँ एमओयू होते हैं। लोग बड़ा मजाक किए कि एमओयू तो 40 लाख करोड़ के कर लिए, धरातल पे कितने उतरे?
आपने वो भी देख लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए इसी 19 तारीख को, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के एक साथ धरातल पर उतारने का काम एक मुश्त अगर हिंदुस्तान में किसी राज्य में हुआ है तो पहला वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां एक दिन में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को धरातल पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिलान्यास होने का काम हुआ है। यह है बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करेंगे तो हम पेपर लीक की भी तो बात करेंगे। पेपर लीक कैसे हुआ सर? देखिए, पेपर कोई घटना अगर होती है, अगर तात्कालिक उस पर कार्रवाई हो, सबसे बड़ा काम होता है। जैसे ही ये सारी चीजें लगा कि पेपर लीक की कोई संगठित गिरोह करा रहा है, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री ने उसको निरस्त किया, 6 महीने में दोबारा करने का आदेश दिया और साथ ही साथ जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके साथ वो कानून अपना काम करेगा कि उनका छोड़ दो, अपनी भविष्य की पीढ़ी तक भी याद करेंगे, दोबारा इस तरह का कभी दुस्साहस करने का हिम्मत ऐसे अपराधी नहीं जुटाएंगे। ये भी काम हमारी सरकार करने जा रही है। नहीं तो मैं इस मंच से इसलिए ये पूछना चाहती हूँ, आपने इसी पर बयान दिया था पेपर लीक पर कि पेपर लीक जिन्होंने किया है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आने वाले दिनों में मान के चले यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं होगा? निश्चित। देखिए, अपराध होना अलग विषय है, लेकिन अपराध भविष्य में न हो इस तरह की कानूनी कार्रवाई होना, ताकि करने वाला भी डरे और जो देखने वाले हैं वो भी ये एक सबक लेके जाएं कि अगर कोई अपराध करता है तो किस तरह उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है। तो याद रखने वाली कार्रवाई होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। आपका एक और बयान कोट करूंगी, आपने अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर कहा था कि नई पैकेजिंग पुराना माल। ये पुराना माल क्या होता है सर? ये 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर चुकी है। सभी तो वही है, सभी लीडर पुराने माल ही हुए। वही पुराना माल है, नई पैकिंग में आके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस मामले में पुनः दोहरा रहा हूं कि देश की जनता ने इन 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जो नीतियां जो लोगों के लिए सुविधाएं, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता पहुंचाने की बात हो, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को विश्व पटल पर छा जाने की बात हो, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प हो या 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का पूर्णता हो, देश जिस तरीके से हर क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने की लंबी छलांग के साथ है, उसी के फलस्वरूप पूरे देश के मतदाताओं ने मन बना लिया है, निर्णय ले लिया है कि 2024 के इस आम चुनाव में 370 बीजेपी को, 400 से ऊपर एनडीए को सीटें दे करके इस बार 400 पार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होंगी और हम तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जनता ने सर मन बना लिया है तो गांव-गांव जाने की जरूरत क्या है? जब जनता ने मन ही बना लिया 400 पार जाएंगे, ये गांव-गांव जाकर जो अभियान चलाया जा रहा है इसकी जरूरत क्यों? हम तो गांव-गांव तब भी गए थे जब पूरे विश्व में कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित था, भारत पीड़ित था, तब भी हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव एक एक घर तक सेवा भाव से गया। कहीं डर तो नहीं है? डर तो नहीं है? आज भी नई पैकेजिंग का डर तो नहीं? आज भी हम सेवा भाव से गांव-गांव गली गली घर घर पहुंच के एक एक लाभार्थी तक पहुंचेंगे, एक एक कार्यकर्ता तक मिलेंगे, एक एक दीन दुखी गरीब से मिलेंगे, उनकी दुख दर्द को बांटेंगे, उनकी योजनाओं को पारदर्शिता से पहुंचाएंगे। ये हमारा सेवा भाव। नाम भी बदलेंगे। वक्त की कमी है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। नाम, फिरोजाबाद के नाम को लेकर आपने ही कहा था कि नाम बदलना चाहिए, चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद, नाम बदलने में क्या रखा है सर? अगर आप खुद कह रहे हैं पुराना माल नई पैकेजिंग में, तो नया नाम क्यों देना, पुराना नाम जब है तो? गुलामियों की पहचान को खत्म करना हमारा मूल सिद्धांत है। गुलामियों की पहचान, जो भी गुलामी के पहचान के प्रतीक हैं, माने हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, फिरोजाबाद जो राजा चंद्रसेन के नाम पे था, फिरोज शाह जो अकबर का सेनापति था, उस आक्रांता ने हमला करके वहां उसको तहसनत राजधानी को किया और अपने नाम पर फिरोजाबाद उसका नाम किया। तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? आक्रांता का नाम निश्चित रूप से बदला जाएगा, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी, तमाम सवालों के जवाब आपने रखे और उम्मीद हम यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो
ये उत्तर प्रदेश, ये इसको लेकर मुझे लगता है योगी जी ने पहले ही जवाब दे दिया है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पहचान जो है सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर आप लोग बनाना चाहते हैं, और वो अगर वो कायम हो पाए। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान भी बनाएगा। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन भी बनेगा, और हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनते हुए हर क्षेत्र में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए उत्तर प्रदेश शिखर पर पहुंचने में कामयाब होगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और निश्चित रूप से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश इतना आकर्षक उत्तर प्रदेश बनेगा कि दुनिया का कोई व्यक्ति या देश के किसी स्टेट का कोई व्यक्ति जब घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी बात करने के लिए। राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा, और जाहिर सी बात है अगर आपने जो छवि उत्तर प्रदेश की रखी वो हो जाएगी तो वाकई में हमारा देश जैसा हम चाहते हैं विश्व पटल पर उसकी पहचान बने, वो कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी। थैंक यू वेरी मच। तालियों से थैंक यू वेरी मच।